लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 3 दशक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और स्टार लगा दीजिए। इस बार प्रीलिम्स हो या मेंस हो, पंचायतों को तैयार करके जाइएगा आप लोग, क्योंकि पंचायतों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बहुत दीर्घ काल समय बीत चुका है, अब उनके एक तरीके से समीक्षा का टाइम आ चुका है। क्या खोया और क्या पाया हमने, 3 डिकेड्स। आप लोगों को याद होगा कि 1992 में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73 और 74वें संविधान संशोधन, और यह भी आपको याद होगा कि इससे भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9A जोड़ा गया था। यह भी याद होगा कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और यह भी याद होगा कि 73 पंचायतों के लिए हैं तो 74 नगर पालिकाओं के लिए हैं या नगर निगम के लिए हैं। 1992 नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। स्थानीय शासन का तात्पर्य स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है जो जनता द्वारा चुनी जाती है, जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब इसके पहले हमारे देश में शासन के 2 स्तर थे। एक तो केंद्र सरकार थी संविधान के अनुसार। वैसे तो पंचायतें हमारे देश में पहली बार 1959 में ही आ गई थी, लेकिन फिर हम इतना क्यों चिल्ला रहे हैं कि 1992 में था। तो एक्चुअल में 1992 से पहले पंचायतें जरूर थी, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत थी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं थी। लेकिन 1992 में जब इसको संविधान में जगह दे दी जाती है तो अब उसकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य हो जाती है। कानून में कई बार राज्य सरकारें उसको लागू करने में आनाकानी कर सकती हैं, लेकिन संविधान में आई गई बातों को हटाना नामुमकिन होता है। तो पहले केंद्र और राज्य सरकार होती थी, अब हमारे देश में सरकारों के 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और इसके लिए एक शब्द हम यूज करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। मान लो कि कोई एक देश है जहां पर केवल एक ही सरकार है, तो उस देश में सभी शक्तियां केवल एक ही सरकार की ओर झुकी हुई हैं, तो इसको कहते हैं केंद्रीयकरण। जब कहीं पर भी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में और वही सब तय करें तो इसको कहते हैं केंद्रीयकरण। लेकिन अगर किसी भी जगह पर शक्तियों का बंटवारा हो और शक्तियां अलग अलग स्तर पर मिलती चली जाए तो इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 30 दशक पूरे हो गए, जिसमें केंद्र सरकार ने जब इसको संवैधानिकता प्रदान की तो राज्य सरकारों ने विषय दिए। राज्य सरकारों के द्वारा अलग अलग विषय स्थानीय सरकारों को दिए गए कि अब आप निर्णय लीजिए, इसमें हम आपका इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने अनुसार यहाँ के नागरिक के कल्याण के लिए इन पर्टिकुलर विषय पर निर्णय ले सकते हैं। इसी को नाम दिया जाता है विकेंद्रीकरण। स्थानीय शासन की इकाइयां सीमित क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हैं और संप्रभु की प्रकृति के नहीं होते। संप्रभु मतलब वो अंडर में होते हैं राज्य सरकारों के। स्थानीय शासन की क्यों आवश्यकता है? व्यक्तियों का एक संगठित समूह जब एक निश्चित भौगोलिक सीमा में निवास करता है, समझना इतना न करते हुए, देखो स्थानीय सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी गांव में नाला कहां बनेगा, किसी गांव में तालाब कहां बनेगा, किसी गांव में प्राथमिक स्कूल कहां होना चाहिए, ये वास्तविक रूप में वहां के लोकल लोग ज्यादा भलीभांति जानते हैं। जब ये निर्णय कोई राज्य सरकार अपनी राजधानी से लेगी तो शायद वो सही निर्णय नहीं ले पाएगी। इसलिए स्थानीय सरकार की जरूरत होती है, क्योंकि स्थानीय समस्याओं के बारे में वहां के स्थानीय लोग जितना भलीभांति जानते हैं उतना कोई नहीं। मुझे बताओ कि स्थानीय क्षेत्र की क्या चुनौतियां हैं और क्या प्रॉब्लम है, ये वहां के लोग जानते। दूसरा, मान लीजिए गांव में नाला बनाया गया है
और गांव का जो नाला है वो भर गया है। अब सोचो कि पंचायतें नहीं होती तो ऐसी परिस्थिति में गांव के लोग शिकायत करने कहां जाते, और गांव के लोगों का कुछ झुंड मान लीजिए कहता कि भाई हम साफ कर लेते, और कुछ लोग जिनके पास ये अधिकार थे वो केस करने आ जाते कि आपने कैसे साफ कर लिया, आपको किसने कहा ऐसा करने के लिए। तो इसलिए स्थानीय लोगों को ही सशक्त बनाया गया, अधिकार दिए गए और कहा गया कि आप यहां के लोगों को चुन लीजिए जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके शहर में निर्णय लेंगे कि आपके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और वर्तमान में एक और चीज कि स्थानीय सरकार की जरूरत क्यों है। भाई वर्तमान में लोगों की डिमांड भी बढ़ गई है ना। भाई 1980 का दौर था जब लोग सरकार से उतनी अपेक्षाएं नहीं करते थे, पर ये 2022 का दौर है, सरकार के से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको पता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको पता है कि सरकार का निर्माण हमने इसीलिए किया था। तो जिस तरीके से लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं वो संभव नहीं है कि एक केंद्रीय सत्ता उन सभी एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। स्थानीय स्तर की समस्याओं के प्रति स्थानीय लोग अच्छी तरह से परिचित होते हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में अधिक सक्षम होते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र की पाठशाला है। मैंने इसके पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि कई सारे ऐसे लोग जो स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे चुनाव लड़ते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया होती है, उन्हें अनुभव होता है कि लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हमारे देश में विलासराव देशमुख ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो अपने गांव के सरपंच भी रहे और अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री भी बने। तो एक तरीके से पंचायतों से लेकर ऊपर शीर्ष तक पहुंचे। नागरिकों को नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अवसर मिलता है। अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन टू द पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ पॉलिसीज। स्थानीय शासन के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति नागरिकों में जागरूकता। स्थानीय शासन स्थानीय विषयों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर पाता है, राजनीतिक शिक्षण हो पाता है, शासकीय कार्यों में जन सहयोग, शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी, क्योंकि अंतिम व्यक्ति को पता है कि गांव के सरपंच को कैसे समझाया जाए। आज भी आपने देखा होगा, भले सभी गांवों में नहीं लेकिन कई गांवों में कई सारे लोग गांव के सरपंच को सुनाने चले जाते हैं, अगर काम सही टाइम पे नहीं हुआ तो सरपंच को कई बार गालियां भी दे देते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि उनका हक मानते हैं, वो अपना अधिकार समझते हैं कि ये काम सरपंच का है। जैसे जो पंचायत वेब सीरीज आई थी उसमें आपने सुना होगा, देख रहे हो विनोद, किस तरीके से बातों को घुमाया जा रहा है। तो कहने का अभिप्राय कि गांव के लोग ही, अब जब गांव का ही मुखिया रहेगा तो ऑब्वियसली बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि वह दबाव डाल सकते। ये ताकत अगर केंद्र और राज्य सरकारों के पास होती तो फिर क्या नागरिक वहां तक जा पाते? संभव ही नहीं था। इससे केंद्रीय सरकारों पर काम का बोझ भी कम हो जाता है, काम भी सही ढंग से हो पाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। भाग 9 पंचायतें, संविधान संशोधन अधिनियम, 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़े गए। त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य को मध्यवर्ती इकाई के गठन की छूट। ये थोड़ा समझ लेना नए बच्चे जो लाल लाली हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ 3 लेवल की पंचायत है। गांवों में होती है ग्राम पंचायत, जो गांवों में जो निश्चित आबादी की जनसंख्या रखते हैं। फिर ब्लॉक लेवल पर होती है, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति। ब्लॉक लेवल अगर आपने नहीं सुना हो तो तहसील लेवल पर आपने कभी सुना होगा, पंचायत समितियां। और जिला स्तर पर होती हैं जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद।
जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है उन्हें कहा गया है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन ही बहुत कम है, जैसे सिक्किम हो गया, हम कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए, तो ये ऐसे राज्य जहां आबादी बहुत ही कम है, तो वहां मध्यवर्ती मतलब ब्लॉक लेवल का ये बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। बाकी सभी राज्यों को अपने यहाँ 3 लेवल की पंचायत बनानी है, गांवों में, ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद। ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है कि न्यूनतम वयस्क जनसंख्या 200 तो ही होनी चाहिए और साल भर में 2 बार बैठकें होनी चाहिए, 15 दिन पूर्व नोटिस। इसकी अध्यक्षता मुखिया या सरपंच करता है। कुछ जगह इसको मुखिया कहा जाता है, कुछ जगह सरपंच कहा जाता है, कुछ जगह चौधरी कहा जाता है। और याद रखना, इकलौती ग्राम सभा ऐसी सभा है जिसमें जो व्यक्ति बैठते वो चुने हुए नहीं होते हैं। जितने गांव के रजिस्टर्ड लोग हैं मतदाता सूची में, जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वे सभी लोग इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान, मुखिया या सरपंच का होता है। कुछ जगह ग्राम प्रधान, कुछ जगह सरपंच, कुछ जगह मुखिया, कुछ जगह चौधरी। और यहां SC ST के लिए सीटों को आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन मिला है और महिलाओं को केवल पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया है, न्यूनतम 33%। अब जरा इस पर भी जरा गौर करिएगा। कुछ बच्चे कमेंट्स कई बार करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे राज्य में तो 50% और आप तो 33% लिख रहे हैं। तो संविधान में लिखा हुआ है न्यूनतम 33%, बाकी तो राज्य सरकार की मर्जी है वो कितना रिजर्वेशन देना चाहती है। वो 50 की जगह 100% भी कर सकती है, पर न्यूनतम 33% देना है। जैसे हमारे संविधान में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि सरपंच के 2 बच्चे होने चाहिए या उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन कई राज्यों ने सरपंच चुनाव के लिए शिक्षण की क्राइटेरिया को भी जोड़ दिया है, एजुकेशन के क्राइटेरिया को भी जोड़ लिया है। कुछ राज्यों ने 2 से ज्यादा बच्चों वाले जो लोग हैं उनको स्थानीय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया है। और यह बड़ा अद्भुत है, यह हमारा ही देश है जहां 2 से ज्यादा बच्चे वाला व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता। कुछ राज्यों में, संविधान में नहीं है ऐसा, पर वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उन राज्यों में भी वो उन राज्यों का सांसद बन सकता है, उन राज्यों का विधायक बन सकता है, उन राज्यों में मुख्यमंत्री बन सकता है, पर वो सरपंच नहीं बन सकता। उससे भी ज्यादा अद्भुत, बहुत जादुई चीज, हमारे देश के कुछ राज्यों ने सरपंच बनने के लिए या फिर ग्रामीण स्तर पर या 73वें 74वें के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए एक एजुकेशन बैकग्राउंड तय किया है। मतलब उन राज्यों के अनुसार जिस व्यक्ति का इतना न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वही सरपंच या फिर स्थानीय स्तर के चुनाव में भाग ले पाएगा। लेकिन वो विधायक बन सकता है, वो सांसद बन सकता है, वो सरपंच नहीं बन सकता है। मतलब ये कुछ ज्यादा ही अद्भुत नहीं लग रहा है आप लोगों को कि सरपंच ना बन सके लेकिन वो सांसद बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे भी क्राइटेरिया रखे हैं, पर संवैधानिक स्तर पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये भी एक चीज है। क्या लगता है आप लोगों? देखो मेरा कहना यह है, बुरा नहीं है, अच्छा निर्णय है, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पंचायतों पर ही क्यों हमारे यहाँ का विधायक भी हमें एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं मिल पाता? क्यों हमारे यहाँ के सांसद हमें अच्छी तरह से शिक्षा पॉलिटी के जाने माने ना सही लेकिन कुछ बेहतरीन तरीके से नॉलेजेबल लोग क्यों नहीं मिल सकते? तो कानून में ये पार्शियलिटी बदमाशी नहीं है। क्यों महिलाओं को रिजर्वेशन 33% केवल पंचायतों में? क्यों महिलाएं मुख्यमंत्री और महिलाएं विधायक अच्छी नहीं रहती? क्यों हमारे देश में सांसदों में 33% महिलाओं को क्यों नहीं लाया जा सकता है? संसद में 2009 से लोक राज्यसभा में बिल पारित हो चुका है 33% रिजर्वेशन का। लोकसभा 3 बार आ गई इस दौरान, 2009 की, 2014 की, 2019 की।
लेकिन लोकसभा से महिला रिजर्वेशन बिल पारित नहीं हो पा रहा है। विधायिका में और मतलब विधानसभा और लोकसभा में 33% महिलाओं का रिजर्वेशन का। तो कहने का मतलब ये कि ये वही बात हो गई कि बच्चों को कहना बड़ा आसान होता है कि बच्चों को मैंने देखा है कई बार माता पिता या फिर जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को दबाव डालते कि सच बोला करो। तो महोदय आप भी तो सच बोलिए। बच्चे को डांटा जाता है कि गलत काम मत किया करो, सही का साथ दो, तो आप भी तो सही का साथ दीजिए। छोटे बच्चों पर जो नियम लगाए जा रहे हैं वो आप पर नहीं लगते हैं। स्थानीय स्तर पर जो नियम लगाए जा रहे हैं वो आप पे नहीं लगने चाहिए। पर यही है, माता पिता बच्चे को तो सिखाना चाहते हैं लेकिन खुद सीखना नहीं चाहते। बच्चे से कहेंगे कि मोबाइल मत देखो, पर स्वयं दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे। बच्चे से कहेंगे किताब पढ़ो, पर खुद कभी अखबार नहीं पढ़ेंगे। तो जरूरत है कि आप जो दूसरों को सिखा रहे हैं खुद भी तो अप्लाई करिए, खुद भी उन नियमों के अंतर्गत बंधिए ना। क्योंकि जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो महात्मा गांधी का कथन है, जो परिवर्तन आप दूसरों में देखना चाहते हैं वह पहले स्वयं में लाए। जो चेंजेस आप दूसरों में चाहते हैं वह पहले खुद में लाने की कोशिश करें। एससी और एसटी के लिए यहां रिजर्वेशन है। एससी एसटी के लिए आरक्षित कुल सीटों में 1/3 सीटें एससी और एसटी की महिलाओं के लिए हैं। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना, ओबीसी के लिए अभी रिजर्वेशन नहीं है पर राज्य सरकारें दे सकती है। संवैधानिक रूप से अधिकार लिख दिए गए हैं कि राज्य सरकारें देगी जिनको भी देना है। राज्य विधानमंडल कानून ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे सकते हैं। ग्राम पंचायत में जो भी सरपंच होते हैं, चुने हुए लोग होते हैं, 5 साल का अधिकतम कार्यकाल है। राज्य कानून बनाकर उन आधारों की व्यवस्था कर सकता है जिनके आधार पर किसी पंचायत को समय से पहले भंग किया जा सकता है। तो इसके लिए कानून बनाने की अधिकतर शक्तियां राज्य को हैं। निर्धारित 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव करने जरूरी है ताकि समय से पहले नए सरपंच आ जाए। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य है। भंग किए जाने के बाद उस पंचायत का निर्धारित कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने से कम की अवधि हो तो अंतरिम चुनाव आवश्यक नहीं है। अब समझना जरा ये अंतरिम चुनाव क्या होते हैं। मान लीजिए एक केस समझ रहे हैं। मान लीजिए कि किसी गांव में जो पंचायत थी वो पंचायत भंग कर दी गई। गांव में जो पंचायत थी उस पंचायत को भंग कर दिया गया और 3 साल में ही भंग कर दिया गया। वहां की राज्य सरकार ने, उन्हें लगा कि यहाँ की पंचायत वाले जो लोग हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने वहां को बर्खास्त कर दिया, सरपंच को सब हटा दिया, मान लेते हैं। तो अब जो चुनाव होंगे उसे कहेंगे अंतरिम चुनाव। और यह अंतरिम चुनाव 5 साल के लिए नहीं, अब जितना कार्यकाल बचा था उतने टाइम के लिए। अब मान लीजिए कि 4.5 साल में भंग कर दी गई तो फिर 6 महीनों के कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं होंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो चुनाव करवाए जाते अंतरिम वो केवल और केवल तभी जब कार्यकाल जो बची हुई पंचायत का है वो 6 महीने से ज्यादा हो। यहां अंतरिम चुनाव शब्द यूज किया जाता है, ये शब्द ध्यान देना। ये विधानसभा और लोकसभाओं में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि मोदी जी अभी इस्तीफा दे दे और मान लीजिए कि सरकार भंग हो जाए किसी राज्य सरकार में, तो ऐसा मत सोचना कि अंतरिम चुनाव होंगे, नहीं। नए सिरे से उस राज्य में या केंद्र में जो चुनाव होंगे वो पूरी तरह से अगले 5 साल के लिए होंगे, तो उसको अंतरिम चुनाव नहीं कहते। लेकिन जो 73वां संशोधन है वहां पर अंतरिम चुनाव ही होते हैं। ये शब्द थोड़ा सा ध्यान से समझना। अंतरिम रूप से चुनाव करवाए जाने पर उस पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि उतना जितना समय 5 वर्ष की अवधि में शेष था। अयोग्यता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यहां ये पॉइंट ध्यान से समझना। राज्य वित्त आयोग का मतलब होता है जो राज्य सरकार और पंचायतों में पैसों के बंटवारे के लिए सलाह देता है। कई राज्य बनाते ही नहीं भाई। केंद्रीय वित्त आयोग तो हर 5 साल में बनता है, लेकिन राज्य वित्त आयोग राज्य सरकारों को बनाना है तो कई राज्य सरकारें उसको बनाती भी नहीं है।
पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की वो समीक्षा करेंगे। राज्य और स्थानीय निकायों के बीच धन के वितरण के संबंध में सिफारिश करने देने हेतु। फिर 74वें संविधान संशोधन, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 नगर पालिका, 12वीं अनुसूची में 18 विषय यहां दिए गए, वहां 29 विषय दिए गए थे, 29 सब्जेक्ट। 29 विषय मतलब 29 ऐसे ऐसे क्षेत्र जो कि वहां के मुद्दे होते हैं वो पंचायतें निर्णय लेगी। यहां 18 विषय और ये 29 अधिकतम है। अधिकतर राज्यों ने 29 विषय नहीं दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 16 विषय दिए, बाकी विषय बोले हमारे पास ही रहेंगे। जैसे होता नहीं है कि शक्ति हस्तांतरित करने में हर कोई व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो पाती, तो ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने शक्ति हस्तांतरित करने का आदेश संविधान ने दिया, लेकिन अधिकतम 29 विषय कहाँ हैं, तो उन्होंने उसमें से पूरे विषय नहीं दिए, कुछ ही विषय दिए हैं। त्रिस्तरीय नगर निकाय है, यहां पर भी नगरों में, अब शहरों में जो स्थानीय होगा तो उसमें भी 3 लेवल हैं, जहां गांव और नगर को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। जहां कुछ कैरेक्टर गांव के हैं, कुछ कैरेक्टर शहर के हैं, वहां नगर पंचायत बनेगी। अगर छोटा शहर है तो वहां नगर पालिका, नगर परिषद बनेगा या नगर पालिका बनेगी, और जो बड़े शहर हैं वहां नगर निगम बनता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड में बांट दिया जाता है और इन वार्ड से प्रत्येक निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि नगर निकाय के लिए चुने जाते हैं। 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर निकायों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है। ये पॉइंट थोड़ा समझ लेना, जो कई बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। अगर शहर बहुत बड़ा है तो इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए कमेटियां बनाई जाएगी, जैसे शिक्षा की कमेटी। जैसे भाई हमारे राज्य में मंत्रालय नहीं होते कि राज्य में शिक्षा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय है, वैसे नगरों में समितियां बनाई जाती, जिसको वार्ड कमिटीज के नाम से जाना जाता है। और इन समितियों को अलग अलग विषय दिए जाते कि आप शहर की शिक्षा पर ध्यान दोगे, शहर के परिवहन पर ध्यान दोगे, शहर के पर्यावरण पर ध्यान दोगे, तो उसको वार्ड कमिटीज कहते हैं। पर ये वार्ड कमिटीज केवल 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में लगेंगे। आरक्षण और कार्यकाल वही है जैसे पंचायतों में था। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर लगाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार देती है। यहां भी वित्त आयोग बनते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। नगरों में नगर के वार्ड, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद वही जिला नियोजन समिति। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण विकास के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की स्थापना का सुझाव दिया था। एक्चुअली महात्मा गांधी का मानना था कि वही देश तरक्की करेगा जहां स्थानीय स्तर पर अधिकार नागरिकों को दिए जाएंगे कि वहां स्थानीय स्तर पर कौन निर्णय लेने वाला होगा, कहां कितने वहां एजुकेशन की जरूरत है, वहां किस तरीके के सुविधाओं की जरूरत है। इन सभी चीजों के लिए गांधी जी का मानना था कि लोकल लेवल पर भी सरकार बनाई जाए। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 40 में स्थानीय स्तर के लिए सरकार कार्य करेगी, ये संविधान में लिखा हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1957 में बलवंत राय मेहता जी की कमेटी बनी थी, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात कही थी। और हमारे देश में पहली 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की शुरुआत नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से हुई। 1977 में अशोक मेहता समिति ने पुनः पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिकता देने की बात कही। LM सिंघवी ने 1995 में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट। तो पहली कमेटी बलवंत राय थी, लेकिन पहली वो कमेटी जिसने इसको संवैधानिक बनाने के लिए कहा था। अगर हम बातचीत करेंगे तो संवैधानिक वाले जो लोग हैं उनको 1985 में पहली कमेटी थी। 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका।
1990 में पुनः 74वां संविधान संशोधन विधेयक पर प्रस्तुत हुआ, लेकिन यह भी पारित नहीं हुआ, मतलब 2 बार यह पारित नहीं हो पाया। फिर तीसरी बार नरसिम्हा राव जी की सरकार में पारित हुआ। सबसे पहली कमेटी आई थी बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, हनुमंत राव कमेटी, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग, PK थुंगन समिति, हरलाल सिंह खरला समिति, जीवी के राव समिति दूसरी बार आ गई। कभी कभी पूछा जाता है कौन सी समितियां पंचायती राज से जुड़ी हुई है, तो इतनी समितियां हैं, ये याद रखना है। प्रमुख कमियां क्या है? देखो प्रमुख कमियां क्या हैं, मुझे जो लगता है, मुझे आप बताना कि मैं सही हूं या गलत हूं। आपको क्या लगता है गांवों में पंचायतों के कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष बढ़ गए या कम हो गए हैं? जो मुझे लगता है कि पंचायतों के सकारात्मक परिणाम तो भले ही बहुत सारे हुए, लेकिन एक नकारात्मक परिणाम हुआ कि राजनीतिक द्वेष। अब मुझे लगता है गांव में लोग अपने आप को बीजेपी का, कांग्रेस का, आप का ऐसे शब्द उपयोग करने लगे, तो राजनीतिक द्वेष बढ़ गया है। साथ ही साथ हमारे देश में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, तो पति सरपंच वाला जो कंसेप्ट आ गया कि पत्नी सरपंच है लेकिन पति संभाल रहे सब कुछ। फिर जो खास करके पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए थे उतने अधिकार नहीं मिले, और सबसे बड़ा दुख है पैसों का। पंचायतों को विषय तो बहुत सारे दे दिए गए, लेकिन वो आर्थिक मजबूती पंचायतों को नहीं मिली जिसके बलबूते वो काम कर सकते। बगैर पैसों के सरकार चलेगी कैसे? तो इन्हें बहुत ही कम टैक्स वसूल करने का अधिकार होता है। साथ ही साथ राज्य सरकारों पर ये बेचारे निर्भर होते हैं। तो बड़ा दुख है, बना तो लिया हमने लेकिन वो परिणाम आ नहीं पा रहे हैं। राज्य विधानमंडलों को अधिक विवेकीय शक्तियां दे दी गई है। दलगत राजनीति के दुष्परिणाम, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव, योग्य प्रशासक और विशेषज्ञों की चुनौती, पुरुषवादी मानसिकता, सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, लाल फीताशाही का बढ़ता प्रभाव, जन सहभागिता की कमी, योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता, प्रशासनिक मशीनरी में लोकतंत्रीकरण का अभाव, जन संवाद का अभाव। क्या सुझाव देंगे? ग्रामीण और शहरी विकास संबंधी स्टैंडिंग कमेटी 2018 की रिपोर्ट, स्टार लगाना लाल लालियो। ग्राम सभा की बैठकों में कोरम तय किया जाए। कोरम मतलब न्यूनतम लोग। पता चला कि ग्राम सभा की बैठक कब हुई पता ही नहीं चला गांव वालों को। सरपंच के साइन है और कुछ 10-20 लोगों ने साइन कर दिए हैं। तो कोरम होना चाहिए कि इतने मिनिमम लोग होंगे तो ही बैठक होगी। पर्याप्त स्टाफ नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय निगरानी की जाए। राज्य सरकारों को धन और कार्यों का हस्तांतरण करना चाहिए। पैसों की बहुत किल्लत है इन लोगों को। अनुदान जारी करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। केंद्र भी राज्यों को आर्थिक रूप से मोटिवेट कर सकता है। स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। दलीय राजनीतिक दोषों को दूर करने हेतु कुछ इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम। प्रशासनिक और स्थानीय निकायों के बीच सहकारिता का अभाव है। जो कलेक्टर लोग होते हैं, जो SDM होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं, वे इन सरपंच के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उनको लगता है कि हम बहुत बड़े अधिकारी हो गए हैं, पर वो भूल जाते हैं कि अधिकारी भले ही कितने बड़े हो लेकिन हो तो भारतीय और नागरिकों के कल्याण के लिए चुने गए हैं। इसलिए ये जो लोग हैं इनको भी सही तरीके से अगर व्यवहार किया जाए तो चीजें बदल सकती हैं। पूरे देश में स्थानीय निकायों के संबंध में एक रूपता सुनिश्चित करने हेतु संविधान में संशोधन कर और प्रावधान जोड़े जा सकते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक जैसी व्यवस्था हो। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। जन जागरूकता और शिक्षा का प्रसार। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुछ अपवाद और बुनियादी कमियों को छोड़कर राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच संबंध की सहयोगी प्रवृत्ति है। राज्य सरकारों ने समय समय पर स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त शक्ति और वित्तीय अनुदान दिए हैं, जिनके माध्यम से इन संस्थानों ने स्थानीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की।
राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय निकायों को पर्याप्त शक्तियां और वित्तीय स्रोत सौंपकर विद्यमान राजनीतिक दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर संबंधों को अधिक बेहतर और मजबूत किया जा सकता है। 21वीं सदी के अनुरूप स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार, शक्ति और भूमिकाओं की समीक्षा की जानी चाहिए। भाई वो 20वीं सदी थी जब ये कानून आया था, तो वो 20वीं सदी थी, ये 21वीं सदी है। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। यहां लोगों की अवेयरनेस, यहां लोगों की जागरूकता, यहां लोगों की मांग पंचायतों पर बढ़ गई है। पंचायत के लोगों को कई बार इस सवाल का जवाब देने में कठिनाई आ जाती है कि लोग लेकर तो सवाल आ गए लेकिन वो शक्ति उनके पास है ही नहीं। तो बहुत जरूरी है कि नए सिरे से अब एक नई शुरुआत होनी चाहिए। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में आया वो कानून अब सुधरना चाहिए। अब जरा सवाल देखिएगा लाल लालियो, छोटा सा टॉपिक है ये और मैंने बहुत कुछ डिटेल में करवाया है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत से सवाल है। आप देखिए जरा गौर से कितने प्रश्न आए हैं। हमारा एक लाल है, एक मुलाकात जरूरी है, यूपीएससी जान। तो मेरे लाल, प्रतिदिन का मोटिवेशन, मुझे एक बात बताओ, अगर मोटिवेशन कम हो गया तो क्या कम मोटिवेशनल क्लासेस दी है मैंने आप लोगों को? अरे एक बार पुरानी मोटिवेशनल क्लास तो देख लो। हर दिन मोटिवेशनल तो कैसे सिलेबस करेंगे? आप चीजों पर गौर करा करिए ना, यही तो अंतर है। असफल विद्यार्थी को प्रतिदिन मोटिवेशन चाहिए और सफल विद्यार्थी तो अपने परिणामों और अपने लक्ष्यों को पूरा करके मोटिवेशन प्राप्त कर रहा है। तो अब थोड़ा सुधरिए, फिर वही होगा कि कितने मोटिवेशन। मुझे नहीं लगता आप लोग इस बात के गवाह हैं कि हमसे ज्यादा मोटिवेशनल क्लासेस पूरे यूट्यूब पर टीचर के रूप में बता देना। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं कि डेली मोटिवेशनल दूंगा, लेकिन एज ए टीचर जो मोटिवेशनल चीज है वो मैंने कई बार दी है, कई चीजें बताई हैं। पर अगर आप हर दूसरे दिन मोटिवेशन की जरूरत महसूस कर रहे हैं ना, तो मैं एक चीज बता दूं, मत करो तैयारी, तुमसे ना होगा। जिन लोगों को हर दिन मोटिवेशन लगता हो, मैं खुलकर बता दूं, हो सकता है मेरे शब्द कठोर हो, तुम्हें बुरा लगे, तुम अपने दिमाग में भर दो कि तुमसे ना होगा। तुम जिंदगी में केवल साधारण व्यक्ति के रूप में आए हो और साधारण रूप में ही जीवन यापन कर पाओगे। तुम्हें विशिष्ट करने की काबिलियत नहीं है। आपको लगता होगा कि इलॉन मस्क डेली मोटिवेशन वीडियो देख रहा होगा, आपको लगता होगा कि टाटा जी को डेली मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ती होगी, आपको लगता होगा कि अंबानी सुबह उठने से पहले देखते होंगे कि हां आसमान को छूना है तो ये कर लेते हैं, ऐसी बातें कर लेते होंगे वो। या आपको लगता होगा कि मैं सुबह उठता होगा पढ़ाने के लिए तो मैं सोचता होगा कि हां इस बार तोड़ देंगे, फाड़ देंगे और अद्भुत कर देंगे। देखो कभी कभी बात समझ में आती है, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, मैं बात समझ जाता हूं। मोटिवेशनल डेली का ही अगर जरूरत पड़ रहा है तो तुम एक दिमाग में भर लो, तुम्हारी औकात नहीं है यूपीएससी की। भले ही इसे सच मानो या न, लेकिन 2-4 साल में पता चल ही जाएगा। ये कौन सी बात होती है, डेली मोटिवेशन कम हो रहा है तो खुली बात है कि तुमसे नहीं हो सकता है। अब वापिस आते हैं जीवन पर और चीजों को समझिया करिए। मतलब इतना इंपॉर्टेंट, देखना मेरा वो लाल कोई 150 बार मैसेज किया, हो सकता है कॉपी पेस्ट, तो इतना बड़ा कंसेप्ट मैंने बताया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 30 साल पूरे हो गए। क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या परिणाम आए, वो सब साइड में सर, वो बाद में देखेंगे। वो कंसेप्ट मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो आप बताइए मोटिवेशन। तो मेरे लाल मोटिवेशनल स्पीकर पूरे भारत में जितने उतने पृथ्वी पर नहीं है। हर दूसरा व्यक्ति मोटिवेशन दे रहा है तो शुरू करो ना आप लोग। और तैयारी करने वाले, सच में बता दे रहा हूं, सीरियस विद्यार्थी, अब मैं ऑफलाइन क्लास डेली लेता हूं, तो क्या आपको लगता है कि ऑफलाइन क्लास में मुझे डेली बच्चे को बताना पड़ता है कि अब देखो मोटिवेशन, ये देखो, ये जो जितना आपको लगता है ना मोटिवेशन, जितनी चीजें वो एक आध बार महीने भर में चल जाता है। पर सच में अगर आपको डेली मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है ना, डेली, तो दिमाग में भर लो, नहीं है तुम्हारी काबिलियत, हो नहीं सकता तुमसे। तुम 150 मोटिवेशनल वीडियो देख लो तब भी तुमसे सिलेक्शन नहीं हो सकता।
अरे सिलेक्शन बहुत दूर की बात है, तुम पीटी ना निकाल सको तो थोड़ा सीरियस रहिए। कंसेप्ट इतना मैं, मतलब मेरा गला दर्द कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतने सवाल है। अब जरा देखो तो सही कितने सवाल आए हैं और मेरा लाल लगा हुआ है। तो थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा। बिल्कुल हम इकोनॉमिक्स की क्लास भी लेंगे। पहला सवाल 2010 का है। जरा तेजी से सवालों के जवाब अब कमेंट्स करते चलना। तिहत्तरवें संविधान संशोधन में पंचायती राज क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। पंचायत राज संस्थानों के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोग का गठन करेंगे। पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतानें हो। यदि पंचायती राज निकाय का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। तो याद रखना ये भी 73 में है, ये प्रोविजन भी 73 में है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये प्रोविजन 73 में नहीं है। ये तो कुछ राज्य सरकारों ने अपने शक्ति का उपयोग करते इसका गठन किया था। मतलब आंसर आना चाहिए था इसमें ऑप्शन सी। आप सवाल देखते चलना कितने सवाल आए हैं इसमें। फिर 2011 का प्रश्न देखिए। भारत में महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति, क्षमा चाहूंगा मैं, मुझे लगा बाइलिंगुअल होगा तो आगे चला गया। पर आपको आइडिया लग जाना चाहिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत महानगर योजना समिति 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उस महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, लेकिन इसके अंतर्गत उपनगरीय, उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व नहीं है इसके पास। इसके पास अपनी योजना को लागू करने का दायित्व है, लेकिन सरकार की योजनाओं को दायित्व जो राज्य सरकारों को दिया गया है। तो आंसर आना चाहिए था फर्स्ट एंड सेकंड। 2012 किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपके आसपास पंचायत के चुनाव कई बार हुए होंगे। देखिए कि अभी केवल पंचायत जितना बताया मैंने, तो याद रखना कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्ति की जरूरत है। तो पहला गलत है पर दूसरा सही है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल दूसरा। मिनिमम एज 18 ईयर की है। हाँ, लेकिन अगर पंचायत पहले ही डिसॉल्व कर दी गई है तो रिमाइंडर पीरियड के लिए ही वो रहेगी। फिर 2015 का प्रश्न देख लीजिए। देखना, कट पेस्ट आप में से कई लोग कई बार यकीन नहीं करते कि यूपीएससी में सवाल कट पेस्ट होते हैं। ये 2012 का पेपर प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 100वां था, ये 100वें नंबर का। ये शायद 2015 का, वहां पर भी सेम पोजीशन पर। फिर अगला सवाल 85 नंबर का सवाल है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? शायद वो सवाल डबल लिख दिया गया है पर वो 2015 का नहीं था, 2015 का ये है। पंचायती राज व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? बढ़िया सवाल है, बताते चलिएगा मुझे, मैं देखूं कितने लोग सच में समझ पाए हैं। अब देखो, ज्यादा
जैसे दिमाग न लगाते हुए पहला दिमाग तो ये लगाएंगे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होगा ही, क्योंकि मेन मकसद तो वही था। तो जिसमें 3 नहीं हो सकता वो तो आंसर हटा दीजिए आपकी सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जन भागीदारी, जन भागीदारी बिल्कुल पहला तो गारंटेड होना चाहिए, पहला तो गारंटेड होना चाहिए। पर राजनीतिक जवाबदेही, देखो राजनीतिक जवाबदेही वो पंचायतों से नहीं आएगी। राजनीतिक जवाबदेही तो संविधान अगर तय करवाए कि कोई राजनेता यदि काम ना करे तो हम उसको वापस बुलाएंगे, तो वो राजनीतिक जवाबदेही के लिए होगा। लेकिन पंचायत राजनीतिक जवाबदेही के लिए नहीं है, तो दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। और फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन वाली कोई बात नहीं, तो आंसर आना चाहिए था ऑप्शन सी। फिर 2017 में, अब देखना ये सवाल को क्या कहेंगे आप, ये सवाल तो मैं कट पेस्ट ही कहूंगा, थोड़ा नए सिरे से पूछा है। ये देखना, ये 85 नंबर का सवाल था 2015 में, और ये 2017 में 16वें नंबर का सवाल है। सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किस बात का, फेडरलिज्म का, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन का, या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो वैसे इसका सबसे पहला उत्तर होना चाहिए था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो मैं एक बार ये कह सकता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर बी ऑप्शन में है तो सबसे बेस्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। बी आंसर इसका आना चाहिए। 2022 मेंस में आपकी राय में भारत में शक्ति विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? देखो आ गया सवाल इसी साल, क्यों आया इस साल? उसका बड़ा कारण है 30 साल पूरे हुए हैं। तो यूपीएससी ऐसी जगह पर ज्यादा गौर करती है कि यहाँ 30 साल पूरे हो गए, 20 साल पूरे हो गए, तो एक तरीके से यूपीएससी का टारगेट होता है चीजों को बेटर करना। भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई 2017 में। तब 25 साल पूरे हुए थे 2017 में जब प्रश्न आया था ना, तब 25 वर्ष पूरे हुए थे। भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति शासन का प्रभावी साधन साबित नहीं हुई, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब इस कथन की थोड़ी बुराई भी करनी होगी और कुछ समय हमें बताना पड़ेगा कि जी हाँ, कुछ जगह पर ये वैसा परिणाम नहीं ला पाया, वैसे सोच रहे थे, लेकिन कुछ जगह बहुत अद्भुत काम किया है। तो हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि स्थानीय स्वशासन पद्धति ने वह प्रभावी परिणाम नहीं लाया। स्थिति में सुधार के लिए अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 2015 सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन व्यवस्था के अनुपस्थिति में पंचायतें और समितियां मुख्य राजनीतिक संस्थाएं बनी रही, न कि शासन के प्रभावी उपकरण। अब देखो मैं बता दूं कि ये समिति इसलिए क्योंकि 2014 में मोदी जी ने सहकारी समितियों के लिए एक तरीके से संवैधानिक बदलाव करने शुरू किए थे, इसलिए 2015 में मेंस का सवाल। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा द्विस्तरीय होता है, तो नहीं महोदय, 3 लेवल का होता है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को बनाना अनिवार्य है। 74वें नहीं 73 के द्वारा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध स्थानीय स्वशासन से है, यही सही है। पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो हम कहेंगे कि पहला और दूसरा सही नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर, यह थोड़ा सा सवाल राज्य सरकार का टीम ने गलती से डाल दिया है, पर ये दोनों के दोनों सही है।
स्थानीय स्तर की राजनीति पर राज्य स्तर की राजनीति तथा राज्य स्तर की राजनीति पर स्थानीय स्तर की राजनीति का परस्पर प्रभाव पड़ने लगा। टिप्पणी कीजिए। जी हां, राज्य में जो सरकार होती है वो लोकल सरकार को प्रभावित करती है और जो लोकल सरकार होती है वो राज्य सरकारों को प्रभावित करती है।